गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्योदय सर आज प्रेजेंट हुआ हूं आपके सामने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। हम लोग एसआई यूनिट पढ़ेंगे और सीजीएस यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक डेफिनेशन से। ये कोई बल्ब है। मैंने क्या किया, बल्ब के दोनों लीड को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। ऐसा यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। मान लेता हूं रेसिस्टेंस है बल्ब की R। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ माना जाता है और निगेटिव टर्मिनल पे आके इन करता है। मैं इसके वायर के किसी क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करता हूं, यहां पे फोकस करता हूं T टाइम तक। देखता हूं कि T टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले चार्ज का अमाउंट है Q कूलम। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बेटा T, Q बेटा T। अब यहां से देखना, हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, जहां V किसी अप्लायंस के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, I इस अप्लायंस से पास करने वाली करंट है और R इस अप्लायंस का रेसिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू आई आर, यहां से I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V बेटा R, V बेटा R। अब यहां देखना, यहां जब हम देखते हैं फोकस करते हैं तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यहां पे हो गया हमारा यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड। यहां पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट और रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। तो वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम सिंबलाइज करेंगे इसे, तो ये हो गया कूलम्ब पर सेकेंड और ये हो गया वोल्ट पर ओम। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एसआई सिस्टम में दिया था एम्पियर ने, तो उनके सम्मान में इसे कहा जाता है एम्पियर, सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल ए से। तो अब इसी एम्पियर का हमें डेफिनेशन पढ़ना है। तो देखना, अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करे, अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करे, मींस किसी भी क्रॉस सेक्शन को हम कंसीडर करेंगे तो वहां से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज अगर फ्लो करता है तो हम कहेंगे कि सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। तो इफ एन इलेक्ट्रिक करंट if an electric current if an electric sorry if an electric charge of 1 coulomb flow through a circuit in 1 second, then current in the circuit is 1 एम्पियर। ये हो गया डेफिनेशन Q बाई T के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हो गया कि अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करता है तो सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। आगे देखना, अब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर किसी अप्लायंस जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम हो, उसके अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, मींस रेसिस्टेंस 1 ओम हो और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए,
तो उससे फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू होगी कितनी 1 एम्पियर। तो आगे देखना, इफ रेसिस्टेंस of an appliance is 1 ohm and potential difference of 1 volt be applied across the appliance then current through the appliance the appliance is 1 एम्पियर। करंट थ्रू द अप्लायंस इज 1 एम्पियर। अगर 1 ओम रेसिस्टेंस वाले अप्लायंस के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उससे फ्लो करने वाले करंट का अमाउंट कितना होगा 1 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर। तो ये जो दोनों डेफिनेशंस थे ये 9th-10th क्लास के लिए समझने के लिए बेटर है, लेकिन हायर क्लासेस में इसके कंट्राडिक्शन जो हैं, इसमें जो डिफॉल्ट हैं, जो एरर आते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। एरर क्या आते हैं, इसका रेसिस्टेंस कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा रेसिस्टेंस वेरी करेगा। कभी भी कनेक्टिंग वायर आइडियल नहीं हो सकते, इसका भी रेसिस्टेंस होगा। यहाँ जो सेल या बैटरी लगी हुई है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो इन सारे चीजों को कंसीडर जब किया जाए तो यहाँ पे देखते हैं कि जो वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होता है, इसलिए 1 एम्पियर का ये दोनों डेफिनेशन कभी भी सुटेबल नहीं है। क्लियर? तो हायर स्टडी के लिए हम अलग टाइप का 1 एम्पियर का डेफिनेशन पढ़ते हैं और वो क्या है अभी सीखेंगे। तो देखना आप 1 एम्पियर का डेफिनेशन। एम्पियर का डेफिनेशन, 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखना, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, ये पहली वायर और ये दूसरी वायर। क्या क्या है इस वायर की खासियत वो सुनना। पहले ये लॉन्ग है, काफी लंबी है, स्ट्रेट है मीन्स सीधी है, लॉन्ग है स्ट्रेट है, थिन है। थिन मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रोक्सीमेटली 0 है, थिन है। लॉन्ग स्ट्रेट थिन, और रखे हुए हैं कहाँ वैक्यूम में। कहाँ रखे हुए हैं वैक्यूम में। कहाँ रखे हुए हैं वैक्यूम में। डी डिस्टेंस अपार्ट, डी डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। यहां लॉन्ग कहने का मतलब लेंथ जो है वायर का वो वेरी वेरी ग्रेटर है दोनों वायर्स के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। कभी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बनाना संभव नहीं है। अगर इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये लेंथ बहुत बड़ी है तो हम कहेंगे कि ये वायर जो है बहुत लंबी है, लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मीन्स L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। लॉन्ग है, स्ट्रेट है, थिन है। क्लियर?
और सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करती है। लॉन्ग है, स्ट्रेट है, थिन है, क्लियर, और सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करती है, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करती है। मान लो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। इसमें करंट कितना I1 और इसमें करंट कितना I2। कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में। जब दो डीसी करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो वो दोनों एक स्मॉल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, ठीक है, दोनों में, एक में ऊपर तो दूसरे में नीचे, तो वैसे कंडीशन में दोनों एक दूसरे को एक वीक फोर्स से रिपेल करते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना होता है वो देखना। फोर्स का वैल्यू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मींस इसके इसके यूनिट लेंथ पे, ठीक है, फोर्स जितना लगेगा। मान लो ये लेंथ L है तो यहां भी L कंसीडर किया, तो इस पे जितना फोर्स इधर लगेगा F, उतना ही फोर्स इस पे इधर लगेगा F। क्लियर? इस फोर्स का वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई डी। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसकी एसआई सिस्टम में वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 यूनिट, 10 टू द पावर -7 यूनिट। क्लियर? लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर है। क्लियर? अब यहां देखना, अगर अगर मैं डिस्टेंस का वैल्यू 1 मीटर कर दूं, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस क्या कर दूं? 1 मीटर, और दोनों वायर में इक्वल करंट फ्लो करवाऊं आई आई, कितनी? आई आई, आंख का आग। क्लियर? आई आई, दोनों में सेम डायरेक्शन में इक्वल करंट फ्लो करे, दोनों वायर 1 मीटर अपार्ट वैक्यूम में रखे हुए हों, और अगर ये दोनों वायर फोर्स पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पे 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स अप्लाई करे। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो दोनों वायर पे? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो इन दोनों वायर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू होगा 1 एम्पियर। कितनी होगी? 1 एम्पियर। कैसे वो देखना। फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी? फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आई है, दोनों की वैल्यू कितनी है? आई, और डी की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। वैक्यूम में रखे हुए हैं तो वैक्यूम के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 एसआई यूनिट। तो अब देखना आई की वैल्यू कितनी आती है। एफ वाई एल की जगह रख दिया हमने 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू I1 इंटू I2, दोनों की वैल्यू आई है तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। 10 टू द पावर -7 है, 10 टू द पावर -7 को मार दिया, 2 ने 2 को मारा तो 2 मर गया। ठीक है, अब यहाँ देखना डी की वैल्यू 1 मीटर, डी की वैल्यू 1 मीटर, तो यहाँ डी की जगह रख दिया 1, ये 1 यहाँ आएगा, मीन्स आई स्क्वायर इक्वल्स 1, तो आई इक्वल्स कितना? 1, आई की वैल्यू आ गया 1, और सारे यूनिट्स मैंने एसआई सिस्टम में लिया था, तो आई की वैल्यू भी किस यूनिट में आएगा? एम्पियर में। किस में आएगा? एम्पियर में। किस में आएगा? एम्पियर में। किस में आएगा? एम्पियर में। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। अब डेफिनेशन गौर से देखना, अगर दो लॉन्ग मीन्स इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये लेंथ बहुत बड़ी हो, ये 1 मीटर तो ये कम से कम 20 मीटर लॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, थिन, थिन मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 0, बहुत पतले वायर्स होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो। कितने डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं? 1 मीटर।
और किस मीडियम में रखे हुए हों, वैक्यूम में, मीन्स कोई मीडियम यहां प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। तो अगर इन दोनों वायर्स पे फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 टू -7 न्यूटन पर मीटर लगता हो, कितना, 2 इंटू 10 टू -7 न्यूटन पर मीटर, तो वहां पे वहां पे हमारे लिए जो आई का वैल्यू मिलेगा वो 1 एम्पियर होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर। दो लॉन्ग वायर्स होने चाहिए, दोनों स्ट्रेट होने चाहिए, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में डीसी करंट फ्लो करवाने चाहिए और वैक्यूम में 1 मीटर अपार्ट रखे हुए होने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को 2 इंटू 10 टू -7 न्यूटन पर मीटर के फोर्स से अट्रैक्ट करे, 2 इंटू 10 टू -7 न्यूटन पर मीटर के फोर्स से अट्रैक्ट करे, तो इन दोनों वायर्स में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू कितना मिलता है, 1 एम्पियर। तो अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या मिलता है हमें, इफ टू लॉन्ग thin straight wires, straight parallel wires placed 1 meter apart, carry equal current in same direction and attract each other with a force of 2 into 10 to -7 Newton per meter, then current in each wire will be 1 एम्पियर, वायर्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, दो लॉन्ग वायर होना चाहिए, स्ट्रेट वायर होना चाहिए, थिन होना चाहिए और पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, इक्वल करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाने चाहिए, वैक्यूम में 1 मीटर अपार्ट रखे हुए होने चाहिए। अगर एक दूसरे पे 2 इंटू 10 टू -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स अप्लाई करे ये दोनों, तो दोनों वायर्स में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। कितनी होगी, 1 एम्पियर। ये लेटेस्ट डेफिनेशन है और अभी तक इसमें कोई खास एरर नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं है। तो ये 1 एम्पियर का सबसे सुटेबल, सटीक और अभी तक कंसिडरेबल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ गए हैं और इसे रट लीजिएगा, ठीक है, समझ के रट लीजिएगा। अब आगे चलता हूं सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सीजीएस सिस्टम की तरफ। तो सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए पहले सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होता है और क्या एक यूनिट है चार्ज का या कई यूनिट है, अगर एक से ज्यादा यूनिट है तो उसके नाम क्या हैं, क्या सेम यूनिट के कई नाम हैं, हाँ, तो इन सारी चीजों को अभी हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे पहले सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट्स
यूनिट्स लिखा हूं, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा यूनिट होगा। सीजीएस यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज का सीजीएस यूनिट। चार्ज के दो तरह के यूनिट्स हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बहुत ही स्मॉल साइज की है, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये यूज नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, यूज में नहीं आता बहुत छोटे होने की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसे दिया था गॉस ने, तो इसे गॉसियन यूनिट भी कहते हैं, गॉसियन यूनिट भी कहते हैं। ये होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, और इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ESU से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी का नाम गॉसियन यूनिट है। तो गॉसियन यूनिट के लिए कोई सिंबल नहीं है। स्टैट कूलम को स्टैट कूल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ऐसा नहीं कि कूलम्ब के लिए स्टैट के बाद सी लगा देंगे। फ्रैंकलिन को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल F स्मॉल r से। अब यहां देखना, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम और CGS यूनिट होता है ESU। 1 ESU और फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम इक्वल होता है 1/3 इंटू 10 का पावर 9 कूलम के इक्वल, 1/3 इंटू 10 के पावर 9 कूलम के इक्वल। अब आगे देखना, जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगी 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत स्मॉल, 10 टू द पावर -10 कूलम के ऑर्डर का, तो ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, हर जगह यूज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब पे जो चार्ज है उसके उसके उसको रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए यूज हो सकता है, क्लियर, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है, प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है चार्ज की, प्रैक्टिकल यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को एब्सोल्यूट कूलम भी कहते हैं, एब्सोल्यूट कूलम। यहां देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है EMU से, और एब्सोल्यूट कूलम में एब्सोल्यूट के करेस्पॉन्डिंग वर्ड है AB और कूलम्ब के करेस्पॉन्डिंग वर्ड है C। अब EMU AB कूलम और कूलम्ब में क्या रिलेशन है, तो 1 EMU और 1 AB कूलम इक्वल होता है 10 कूलम्ब के, इक्वल कितने के होता है, 10 कूलम्ब के। ये सब चार्ज के यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक ही है, नाम है 3। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एक ही है, वैल्यू एक ही मिलेगा, नाम है 2 अलग अलग। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना होगा ढंग से। कई किताब में किसी में 1 दिया है, किसी में 2 दिया है, किसी में अच्छे से नहीं समझाया है, तो मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है, सारा कंफ्यूजन आपका दूर रहेगा इससे। अब अगर चार्ज के यूनिट में टाइम के यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो मिल जाएगा करंट का यूनिट। तो जैसे
चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक वैसे ही करंट का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। सीजीएस यूनिट्स ऑफ करंट। सीजीएस यूनिट्स ऑफ करंट। सीजीएस यूनिट्स ऑफ करंट। करंट के सीजीएस यूनिट्स कौन कौन से हैं? सीजीएस यूनिट्स करंट के कौन कौन से हैं? देखना, ईएसयू के करेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? ईएसयू पर सेकेंड। इसे एम्पियर ईएसयू भी कहा जाता है। ईएसयू पर सेकेंड को एम्पियर ईएसयू भी कहा जाता है। देखना, अस्टैट कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम पर सेकेंड को कहते हैं एम्पियर। मीन्स ये चीज है अस्टैट एम्पियर। अस्टैट एम्पियर मीन्स करंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है अस्टैट एम्पियर। और ये है फ्रैंकलिन, तो इसके करेस्पॉन्डिंग करंट का यूनिट हो जाएगा फ्रैंकलिन पर सेकेंड। फ्रैंकलिन पर सेकेंड। अब इन सब का रिलेशन एम्पियर के साथ कैसा है तो देखना, 1 ESU पर सेकेंड और एम्पियर ESU और अस्टैट एम्पियर सबकी वैल्यू सेम ही है, और फ्रैंकलिन पर सेकेंड ये किसके इक्वल हो जाएगा? ESU में सेकेंड से डिवाइड करेंगे। 1 ESU की वैल्यू कितना कूलम है? इतना कूलम। इसमें 1 सेकेंड से डिवाइड करना है, तो हमें मिल गया इक्वल टू 3.33 इंटू 10 का पावर -10 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर। तो हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 3.33 इंटू 10 का पावर -10 एम्पियर। 3.33 इंटू 10 का पावर -10 एम्पियर। अब हमें करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लिखना है। तो देखना, ईएमयू में सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो मिल गया ईएमयू पर सेकंड। ईएमयू पर सेकंड को हम लिखते हैं एम्पियर ईएमयू। क्या लिखते हैं? एम्पियर ईएमयू। आगे देखना, एब्सोल्यूट कूलम पर सेकंड है चार्ज का यूनिट। एब्सोल्यूट पर कूलम में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा करंट का यूनिट। मींस AB कूलम पर सेकेंड। AB कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। मींस AB एम्पियर। AB एम्पियर हो गया किसका यूनिट? करंट का। कैसा यूनिट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब कन्वर्सन देखते हैं। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। तो 1 EMU पर सेकेंड, 1 सेकेंड से डिवाइड कर देना है इसमें। तो 1 EMU पर सेकेंड, EMU पर सेकेंड और एम्पियर EMU और AB कूलम पर सेकेंड और AB एम्पियर इक्वल हो जाएगा किसके? 10 कूलम बाई 1 सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, मींस 10 एम्पियर के। यानी 1 AB एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ये सारा कन्वर्सन और यूनिट्स के नाम चार्ज के और करंट के हमेशा आपको याद रखना है। कई बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है, इंसर्ट कर देता है, यूनिट के कन्वर्सन को मिला करके क्वेश्चन बना देता है। तो अगर इसे आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं। फैकल्टी मेंबर्स जिनका कॉन्सेप्ट अभी बिल्ड हो रहा है उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं मिलूंगा अगले लेक्चर के साथ।
थैंक यू।